Today we will discuss the next poem of English. The name of poem is Fire and Ice. What is the name of poem? Fire and Ice. This poem has been written by Robert Frost. Previously also we have read The Dust of Snow, which was written by Robert Frost. Actually, we just discussed that Robert Frost is a romantic poet. Means he keeps his interest in what? The beauty of nature. We have just discussed in previous class. Today we have to discuss the poem Fire and Ice. What we have to read in this poem? So actually in previous class we discussed that कि any poem, that doesn't matter कि वो कौन सा poem है, कोई भी poem, ठीक है, कोई भी poem हो वो two meaning contain करता है. First one is literal meaning and second one is metamorphical meaning. बताया था मैंने. जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, जो पहला बार पढ़ रहे होंगे, ये उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि लिटरल मीनिंग किसे बोला जाता है. तो वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग होता है ना पोयम का, उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल मीनिंग. उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिटरल मीनिंग. किसको? तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग मीन्स सब. जैसे जो पोयम है Someday the whole world will end in fire. एक दिन पूरा विश्व जो है आग में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा. Someday in ice, एक दिन बर्फ में. From what I have tasted of desire. मतलब ये जस्ट मतलब मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि मतलब पोएट बोल रहा है कि मैंने जहाँ तक मेरा जो अनुभव है वो ये बता रहा है कि क्या बोलते हैं, मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, डिजायर को, इच्छा को का टेस्ट किया है. उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा जैसा लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि आई हैड विद दोज हु फेवर फायर. मैं आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. मैं उनके साथ हूँ जो किसको सपोर्ट करते हैं? फायर को सपोर्ट करते हैं. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको दो बार मरना होगा मरे ये, या फिर दो बार डिस्ट्रॉय होना हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो मेरे व्यू से मुझे ये लगता है कि हेट जो है काफी होगा, मतलब नफरत, जो जेलसी जो भावना होगा वो काफी होगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए जो है आइस भी काफी बड़ा चीज, काफी मैटर करता है और सफिशिएंट होगा. ये है आपका लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पोएम. बट मेटामॉर्फिकल मीनिंग का बात करें यदि, तो मेटामॉर्फिकल मीनिंग मीन्स व्हाट? मेटामॉर्फिकल मीनिंग मीन्स द meaning or the idea which the poet want to express in front of you. इस पोयम के थ्रू पोएट जो है अपने किस विचार को रखना चाहता है आपके सामने, that is called metamorphical meaning. means इसका डीप सेंस, इसके गहराई में जाकर समझना. बात तो बोलते हैं ना, बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए, ठीक है. तो बातों में क्या रखा है, ये बातें हैं, ठीक है. इसके भावनाओं को समझना कहलाता है मेटामॉर्फिकल मीनिंग. वो क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिकल मीनिंग. ओके, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ पोएम. फर्स्ट वन इज लिटरल मीनिंग एंड सेकंड वन इज मेटामॉर्फिकल मीनिंग. अब यदि बात करें हम लोग इस पोएम का, ये फायर एंड आइस का, तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है. कैसा पोएम है? सिंबॉलिक पोएम है. और इस पोएम में सिंबल के रूप में यूज किया गया है फायर को और आइस को. आइस और फायर को किस रूप में यूज किया गया है? सिंबल के रूप में. और किस चीज का सिंबल? तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है. ह्यूमन काइंड, ह्यूमन का जो पावर है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय फायर एंड आइस. फायर मींस व्हाट? हियर पोएट यूज्ड द वर्ड फायर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर, पैशन, ओके, इच्छा, ठीक है. एंड ice here used by the poet to represent hatred, means hate, नफरत, ठीक है.
ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग हम लोगों को जान लेना चाहिए ताकि इस पोयम को आपको समझने में इजी लगे। डिजायर, डिजायर मीन्स व्हाट? विश, इच्छा। होल्ड मीन्स टू चेक साइड या फेवर, किसी का फेवर करना या किसी का साइड लेना, दैट इज कॉल्ड टू होल्ड। का पोएट यहाँ बोले ना, टू आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर के साथ हैं, फायर की बात करते हैं, ठीक है। फेवर मींस इंक्लाइन टुवर्ड्स, मतलब किसी के साथ होना, मतलब किसी के तरफ झुकाव, पक्ष लेना, सिंपल सा बात है। जैसे देख रहे हो तुम लोग महाभारत, कृष्ण जो वासुदेव है वो ये पांडव लोग के पक्ष में, अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं बार बार, वही फेवर। पेरिस मींस टू डाई और टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय या फिर डाई, दैट इज द मीनिंग ऑफ द term Paris. Suffice here is used to represent sufficient, means be sufficient, काफी है इतना, sufficiency को represent करने के लिए suffice word use किया गया है। अब देखो, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग पोयम पढ़ते हैं, पोयम देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पोयम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज होते हैं। तो वो लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन है वो हम लोग पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, सिंबलिज्म, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एनाफोर, ये सब क्या है, लिटरेरी डिवाइस है। कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, तो हम लोग थोड़ा वन बाय वन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। किसको? तो लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच हैव बीन यूज्ड इन दिस पोयम। इस पोयम में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं? राइम स्कीम, कौन है? राइम स्कीम। राइम स्कीम बात करते हैं क्या, तो जब पोयम को थोड़ा रिदमिक बनाने के लिए जो वर्ड का यूज किया जाता है। राइम स्कीम का यदि बात करें तो देखो इसमें कैसा राइम स्कीम है। फायर, ये सेंटेंस हो गया क्या? ए, ये क्या हो गया? ए। ये देखो, ये और ये सेम रिदम हो रहा है? नहीं, मीन्स बी। और ये देखो सेम हो रहा है, तो ए बी ए। क्या हो रहा है इसका रिदम? ए बी ए। उसके बाद देखो फिर ये ए से रिजेंबल कर रहा है, मतलब ये हो गया क्या? ए। ये रिजेंबल कर रहा है इसे? नहीं, मतलब बी। ये रिजेंबल कर रहा है इससे या इसे? नहीं, मतलब सी। उसके बाद ये देखो आइस रिजेंबल कर रहा है ट्वाइस से, मींस ये क्या है? बी। ग्रेट, हेट, ये ग्रेट और हेट रिजेंबल कर रहा है, मतलब सी। और ये आइस, आइस, आइस मींस बी। देखो इसमें जो राइम स्कीम है वो राइम स्कीम क्या है? ए बी ए, ए बी सी, बी, देखो बी है ना, बी बी सी बी, ठीक है। राइम स्कीम ये है इसमें, ठीक है। इस पोएम में राइम स्कीम है ए बी सी, बी सी बी, ओके। अब आते हैं इसमें एक दूसरा जो दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है पोएट के द्वारा यूज किया हुआ, वो क्या है? एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? तो एसोनेंस जो वॉवेल साउंड आता है ना सेम लाइन में, यदि वॉवेल साउंड रिपीट होता है, मींस रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन अ सेम लाइन, एक ही लाइन में रिपीटेशन हो किसका? वॉवेल साउंड का, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एसोनेंस। देखो यहाँ पर होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर ओ साउंड जो है क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओ जो वॉवेल साउंड है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इट मींस पोएट हैज यूज्ड एसोनेंस, ठीक है। तो इन सेम लाइन यदि वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो बार बार, तो हम लोग बोलते हैं कि देयर एसोनेंस हैज बीन यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? तो एलिट्रेशन मींस जो साउंड या और सिंपल बोल सकते हो कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, और रिपीट हो, ठीक है, या फिर सेम लेटर
फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट ही में, स्टार्टिंग में ही सेम लेटर हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिट्रेशन। जैसे देखो यहाँ पर फेवर फायर, यहाँ पर क्या है, फेवर फायर, फर्स्ट लेटर एफ, फर्स्ट लेटर एफ। सो here is this one is alliteration which has been used by the poet Robert Frost in this poem. Okay, after then another one is what, another one is world will। इसमें देखो W साउंड, W जो है रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है हम लोग का वो है इमेजरी which has been used in this poem। इस पोयम में इमेजरी का भी यूज हुआ है। इमेजरी किसको बोलते हैं, ठीक है, तो इमेजरी देखो जैसे कहने का मतलब कि कल्पना का, काल्पनिक बात, कल्पना करके कि ये यदि ऐसा है तो ये भी कम नहीं है, ठीक है। ये फायर कैन डू दिस तो आइस कैन आल्सो, मींस फायर यदि बहुत बड़ा चीज है किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो आइस भी कोई छोटा चीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस मींस कहने का कि इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, मींस इमेजिनरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स, पढ़ने वाला को, यू इफ यू आर रीडिंग देन यू आर रीडर, ठीक है, रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस, मींस अपना फाइव सेंसेस बोलते हैं ना, पांचों इंद्रियों के हेल्प से किसी भी वस्तु का क्या करना, परसीव करना, ठीक है, मींस पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। इमेजरी देखो इस पोएम में कहां यूज हुआ है, यहां लिखा हुआ है सम से द वर्ल्ड विल एंड, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, The world will end in fire। यहां पर देखो ये जो लाइन है, इस लाइन में to say this line says has been said for what, for destruction, means if you are saying that before destruction fire is sufficient, then ice is also a great thing for the destruction of the world। okay, another जो हमारा ये है क्या बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस, वो है नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोर। एनाफोर के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इमेजरी में पढ़ा हम लोगों ने कि जो क्या बोलते हैं पोएट जो है, पोएम में इमेजरी का यूज किस लिए किया करता है, तो टू परसीव बाय यूजिंग द फाइव सेंसेस, किसी भी चीज को समझने में, ठीक है, कैसे, तो बाय द हेल्प ऑफ ऑल द फाइव सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। आफ्टर इमेजरी वी हैव टू रीड व्हाट, एनाफोरा। एनाफोरा मींस द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। दो या दो कंसेक्यूटिव लाइन में जो वर्ड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है या एक्सप्रेशन का रिपीटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाफोरा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। हियर ट्वाइस इन दिस लाइन सम से एंड इन दिस लाइन सम से। सम से देखो रिपीट हो रहा है ना, वर्ड रिपीट हो रहा है मतलब कंसेक्यूटिव लाइंस में, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एनाफोरा। इसको क्या बोलेंगे, एनाफोरा, ठीक है। अब देखो एनाफोरा के बाद नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज किया गया है वो क्या है, तो वो है पर्सनिफिकेशन। क्या है, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन विद सिंबलिज्म, जैसे हम लोग बोल रहे थे, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है। पर्सनिफिकेशन क्या है, तो पर्सनिफिकेशन मींस व्हाट, the literary device like personification is used by the poet in poem for what purpose, to give human qualities, to give human qualities to inanimate objects in the poem। किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लिविंग के तरह दर्शाना, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। जैसे देखो फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग,
इसमें पोएम में बताया गया है कि डिस्ट्रक्शन के लिए फायर और आइस क्या है, कैपेबल है। आग और बर्फ, सही में आग, यदि फायर जो है बहुत ज्यादा ये होगा तो पूरा दुनिया को जला कर सकता है, ठीक है। तो इट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इन द सेम वे आइस इज आल्सो कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो है मेल्ट करके पूरा पूरा पानी पूरा त्राहिमाम हो जाए। तो दोनों कैपेबल है किस चीज के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। Thus the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything। अब जो है पर्सन, इसको पर्सन के रूप में ये कर रहा है, शो कर रहा है पोएट फायर और आइस को। कैसे, तो बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर, क्या देकर, माइंड देकर और पावर देकर, ठीक है। इट मींस पर्सनिफिकेशन मींस कभी किसी ऑब्जेक्ट्स का मींस यूज किया जाए किस चीज का, और वह लिटरेरी डिवाइस जो क्या करे, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का यूज करके ह्यूमन क्वालिटीज को क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। ह्यूमन क्वालिटीज को दर्शाया जाए, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो इस पोएम में यूज किया गया है वो है इंजैम्मेंट। इंजैम्मेंट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पिछला क्लास में बता रखा है, जब मैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने कि इंजैम्मेंट किसे बोला जाता है। देखो एक बात ध्यान देना सब, मैं किसी भी चीज का डेफिनेशन जितना बार पूछोगे उतना बार अलग अलग से मैं बता पाता हूँ। हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा अलग ही बताऊंगा, बट सिमिलर सेम सोचोगे कि डेफिनेशन सेम जो है, जो पहले बताए थे सर वही नहीं बताया है, इस बार दूसरा है। तो एक्चुअली मैं रटा नहीं ना हूँ, मैं बस ट्रांसलेट करता हूँ, जो जानता हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखता हूँ, ठीक है। देखो इंजैम्मेंट का डेफिनेशन पिछला क्लास में मैंने कुछ और बताया होगा इंग्लिश में, ठीक है। अभी कुछ और लिखा है मैंने, मगर मीनिंग सेम है, मीनिंग वही होगा। जो मेनली कहना है तो वही कहना है कि इंजैम्मेंट कौन सा लिटरेरी डिवाइस है पोएम का, तो जब कोई भी लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स का क्या हो, रिपीट करे 2 या 2 से अधिक लाइन तक, ठीक है, और बिना पंक्चुएशन मार्क का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंजैम्मेंट। मींस द थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट ए लाइन ब्रेक। मतलब एक लाइन खत्म हुआ उसके बाद जो है किसी तरह का वो जो थॉट जो है या फिर वो क्लॉज जो है वो खत्म नहीं हुआ, दूसरा लाइन में भी कंटिन्यू रहा वो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजैम्मेंट। यहाँ पर इंजैम्मेंट कहाँ पर यूज किया गया है, तो यहाँ पर इंजैम्मेंट देखो, यहाँ देखो, from what I have tasted, from what I had या I have tasted of desire I hold with those who favor fire, ठीक है। देखो तो ये जो यहाँ पर किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं है, नहीं, यही स्टेटमेंट जो है कंटिन्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, इंजैम्मेंट का यूज किया गया है यहाँ पर। यहाँ देखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखो इंजैम्मेंट का यूज किया गया है, ठीक। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, तो कोई स्टेटमेंट जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्ट हो, मगर वो पार्ट जो है टुगेदर ना दिखे, मतलब ये ना हो लगे कि हाँ वो कभी एक साथ हो सकता है, 2 या 2 से अधिक पार्ट हो, बट लगे ना कि वो कभी एक साथ हो सकता है। उस टाइप का जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया जाता है पोएम में, वो होता है क्या, तो वो होता है इन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स देखो यहाँ पर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पर 2 पार्ट है स्टेटमेंट का जो कि सिम कर रहा है कैसा, स्ट्रेंज मींस इट्स इम्पॉसिबल, इट्स सीम्स इम्पॉसिबल टुगेदर। ओके, अब हम लोग आते हैं, सारा कुछ हम लोगों को जो बेसिक चाहिए था इस पोएम को समझने के लिए वो सारा कुछ हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब हमें इस बात को जानना है इस पोएम में कि आखिर ये पोएम के द्वारा जो हमारे पोएट है वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। पोएट हमारे इस पोएम के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, और फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। तो अब हम लोग देख लेते हैं मेटामॉर्फिकल मीनिंग ऑफ दिस पोएम।
अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ इस पोयम से रिलेटेड फैक्ट्स था वो देखा। हम लोगों ने देखा लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है, क्या क्या जो है हार्ड वर्ड्स हैं, कैसे मतलब हर चीज को हम लोगों ने देख लिया इस पोयम में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस पोयम के द्वारा एक्चुअली जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, जिन्हें बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि रोमांटिक पोएट, ठीक है, उनको नेचर पोएट भी बोला जा सकता है। ठीक है, नेचर पोएट बेसिकली बोला जाता है, और चूंकि ही शोज लव इन नेचर, इंटरेक्शन विथ नेचर, दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड कि ही इज टाइप ऑफ रोमांटिक पोएट। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको। फायर एंड आइस, यहाँ पर जो पोएट जो हैं इस पोयम के द्वारा दो पक्षों के बातों को रखना चाह रहे हैं, दो पक्ष, टू ग्रुप्स का। जैसे he is just trying to say that कि कुछ लोग बोलते हैं कि आग जो है पूरा दुनिया के लिए डिस्ट्रक्टिव है, कुछ लोग बोलते हैं कि आइस डिस्ट्रक्टिव है। जहां तक मेरा मानना है तो मेरे व्यू में आई थिंक दैट कि फायर इज मच मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, फायर जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। फिर ये उसी स्टेटमेंट के बाद अपना एक और स्टेटमेंट जोड़ते हैं कि फायर डिस्ट्रक्टिव है मगर आइस भी कम नहीं है। यदि फायर जो है रैपिड डिस्ट्रक्शन करता है तो आइस जो है साइलेंट डिस्ट्रक्शन करेगा। मतलब कहने का कि ये जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, ये फायर और आइस को दो डिफरेंट आइडियाज के रूप में रिप्रेजेंट किया है, मींस पर्सनिफाई किया है। फायर को इन्होंने डिजायर से कंपैरिजन किया है और आइस को इन्होंने कंपेयर किया है हेट से। ठीक है, किस चीज से कंपेयर किया है? हेट से आइस को और फायर को डिजायर से, पैशन से। इस पोयम द्वारा कवि ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो, डायरेक्ट मीनिंग तो हम लोगों ने देखा कि हाँ भाई, यदि आग जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा, हमारा पृथ्वी का विनाश हो सकता है। मान लो अर्थ इनसाइड द अर्थ कोर है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट का एक्युमुलेशन होगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग होगा वगैरह वगैरह, ये सबसे अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये तो डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द पोयम। ठीक है, बर्फ जो ग्लेशियर वगैरह है वो मेल्ट करके जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है अर्थ को। मगर इंटरनल मीनिंग मतलब कवि का भावना ये है कि ये बोलना चाहते हैं कि आदमी का जो इच्छा है, आदमी का जो डिजायर है, विश है, पैशन जो है, वो एक दिन पृथ्वी का विनाश का कारण बन सकता है। मींस डिजायर ऑफ ह्यूमन कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, कैन डिस्ट्रॉय द होल अर्थ। ही इज ट्राइंग टू से दिस कि पृथ्वी को पूरी तरह बर्बाद करने में रोल प्ले कर सकता है ह्यूमन का डिजायर। कैसे? तो ये इसको आप लोग जो है इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि सोच, वर्ल्ड वार फर्स्ट में चले जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ले जा रहा हूं अभी तुम लोगों को, फिर मॉडर्न एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन नहीं लो। फर्स्ट वर्ल्ड वार में चले जाओ, वहां लोगों का जो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज थे, उनके माइंड में क्या आया था? डिजायर किस चीज का? तो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरीज का, टेरिटोरीज के एक्सपेंशन का जो डिजायर उनके मन में आया, उनके माइंड में आया, वो कारण किस चीज का बना? वर्ल्ड वार का बना। और वो वर्ल्ड वार जो है पूरी तरह क्या हुआ था, मतलब इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया था, वर्ल्ड के इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया था। ठीक उसी तरह वही जो है सेकंड वर्ल्ड वार में डिजायर ऑफ द कंट्रीज कॉजेस वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। एंड दिस वर्ल्ड वार का आप लोग इफेक्ट जानते हो बेटर कि जापान जो है आज तक जो है उससे अभी मतलब पूरी तरह नहीं उभरा है उस वर्ल्ड वार के प्रभाव से। वही डिजायर का ही कारण था हिरोशिमा और नागासाकी पर बम पटकना। ठीक है, एटम बम जो गिराया गया था वो कितना क्षति पहुंचाया था, कितना लॉस पहुंचाया था, ये बताने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? दैट वाज द रिजल्ट ऑफ डिजायर। एंड उस डिजायर को पोएट जो है
फायर के रूप में देख रहे हैं। पोयम में फायर से कंपेयर कराया है इन्होंने ह्यूमन बींग्स के डिजायर को। इन्होंने बोला है कि फायर कैन डिस्ट्रॉय द होल अर्थ, मींस डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन डिस्ट्रॉय द होल अर्थ। इन द सेम वे hatred can also destroy the earth। कैसे? नफरत, ईर्ष्या, जेलसी, ये नफरत का जो भावना है ना, वो भी मतलब पोएट बोलते हैं कि फायर तो तहस नहस कर ही सकता है, ये तो रैपिड डिस्ट्रक्शन करेगा तुरंत। इच्छा शक्ति के कारण, जानते हो, ज्यादा इच्छा करोगे तो मारपीट झगड़ा लड़ाई होगा ही। डिजायर के कारण जो है डिस्ट्रक्शन होता है, वो रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा। मगर स्लो और स्टेडी डिस्ट्रक्शन मींस साइलेंट डिस्ट्रक्शन होगा किसके कारण? तो तुम्हारा आइस के कारण। कैसे? तो आइसी मतलब क्या बोलते हैं, सोच मींस कठोरता, मन में ये क्या आ जाए, क्रूरता आ जाए, कठोरता आ जाए, आइस की तरह, मतलब तुम ये हो जाए, नहीं होता है कि फियरी डिजायर, क्या बोलते हैं, कठोर हो जाओ तुम, ठीक है? तो उस तरह का यदि तुम्हारा माइंड हो जाए, आइसी सोच हो जाए, कठोर सोच हो जाए, नफरत का भावना तुम्हारे मन में ओरिजिनेट हो जाए, तो वो क्या कर सकता है? That can also destroy the whole earth. That can also ruin the whole earth. Means पूरे पृथ्वी को तहस नहस करने में, बर्बाद करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो भी कैसे? अब देखो, सिंपल सा बात है। नफरत मीन्स हेट मीन्स आइस। ये आइस जो है हमारे अर्थ को स्लोली स्टेडली कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? कैसे डिस्ट्रॉय करेगा स्लोली? तो देखो भाई, क्या होगा आप जानते हो? सोचो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था? देखे थे, कॉलोनियलिज्म हम लोगों ने पढ़ा है, नेशनलिज्म इन यूरोप में, नेशनलिज्म इन इंडिया में, कॉलोनियलिज्म के कारण। अब एक बात बताओ, तुम मान लो किसी के ऊपर शासन कर रहे हो, रूल कर रहे हो, किसी को टॉर्चर कर रहे हो, तो वो टॉलरेट करते 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 तुम्हारे बात से इतना जो है, तुमसे इतना ये हो जाएगा, घृणित हो जाएगा, तुमसे इतना उसको डिस्टरबेंस होगा कि वो तुम्हारे प्रति जब भी ये सोचेगा तो नेगेटिव ही सोचेगा, और दैट नेगेटिव थिंकिंग जो है वो क्या कर देगा? तुम्हारे प्रति नफरत पालने के लिए उसको इच्छुक कर देगा, जगा देगा। मीन्स उसके मन में, उसके माइंड में नफरत का भावना क्रिएट हो जाएगा, और वो जब नफरत का भावना उसके माइंड में क्रिएट होगा तो फिर वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। अब देखो, पोएट बोल रहे हैं क्या कि यदि एक तो आग के कारण मींस डिजायर के कारण तो बर्बाद होगा ही, यदि आप दोबारा इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द अर्थ ट्वाइस, तो फायर का जरूरत नहीं है। ट्वाइस यदि दोबारा आप बर्बाद करना चाहते हैं, एक तो आप बर्बाद कर लिए डिजायर से अपने इच्छा के कारण, अब फिर से यदि चाहते हैं अपने अर्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का, तो जरूरी नहीं है कि फिर फायर का ही जरूरत पड़े, मींस डिजायर का ही। इस बार नफरत भी आपका पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकता है, ये बोला जा रहा है पोएट के द्वारा। मींस इससे मोरल वैल्यू हम लोगों को पोएट यही दे रहे हैं कि we should not have the pick of anything। मींस किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए, अत्यंत किसी चीज का नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो लिमिट में हो। यदि लिमिटलेस कुछ भी होगा तो that would be the cause of destruction of mankind। ये मोरल वैल्यू पोएट हम लोगों को इस पोयम के द्वारा देना चाहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का जो है ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन है, वो सारा हम लोग देख लेंगे वन बाय वन। ओके ओके, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। The first question is, there are many ideas about, listen the question. First question is, there are many ideas about how the world will end.
बहुत सारे आइडियाज हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड कर सकता है, ठीक है, कैसे एंड नहीं करेगा ये सारा। तो डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ वर्ल्ड, विश्व जो है एक दिन क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? ठीक है, अब क्या तुमने कभी ये सोचा है कि यदि गर्म सन जो है पूरा गर्म हो जाएगा, काफी गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा? मतलब गर्म होकर और फट जाए तो क्या होगा? और यदि आइस जो है काफी ठंडा कर दे, मतलब काफी ठंड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों केस में क्या हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो आपका आंसर क्या होगा? यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम स्पीकिंग। अब देखो इसमें क्या बोलोगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन कर रहे थे, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हाँ, तो ये बात तो सही है भाई कि ये दुर्भाग्य ही है, मगर हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ इसका कोई गारंटी नहीं है कि विश्व जो है कब खत्म हो सकता है, कब जो है अर्थ जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी देखो ना, कोरोना वाला ही एग्जाम्पल ले लो, अभी इतना ये आ गया है, यदि कोरोना कंट्रोल ना हो, ये जो है महामारी फैलते रह जाए तो क्या होगा? तो 4-10 साल के अंदर लगेगा पूरा पृथ्वी क्या हो गया? विनाश हो गया, मीन्स डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक। और जहां तक रहा बात सन के गर्म होने का और ज्यादा ठंडा होने का टेम्परेचर, तो यदि ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा? चारों तरफ फायर ही फायर, मीन्स आग लग जाएगा, जल जाएगा, झुलस जाएगा, इस कारण से पूरा पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यदि बर्फ का बात करें हम लोग, मतलब काफी ज्यादा ठंड होने का, तो काफी ज्यादा ठंड होगा, उससे भी पूरा जो है लाइफ क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सारा चीज आप लोग लिख लोगे, यदि नहीं लिख सकते हो तो लिखो, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ। Unfortunately, the world is going to end one day, and there is nothing we can do about it. कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। There are many ideas as to how it will end, but one can't say surely. The reason that life exists only on Earth is that the circumstances and temperature is apt, okay, apt to make it possible. If the sun gets so hot one day that it is at the verge of bursting, it would lead to rapid destruction as there would be fire everywhere. अभी मैंने तुम लोगों को बताया। Conversely, if it grows colder and colder, there will be ice everywhere on the earth, and life in any form would not be able to sustain at such low temperatures. ओके, अब आते हैं हम लोग, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकेंड आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस का मीनिंग क्या है? कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ आइडियाज दिया हुआ है। ग्रीड, एवेरिस, क्रुएल्टी, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, आफ्टर देन intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, hatred। तो अब बताना है कि ये सारे जो वर्ड दिए गए हैं इसमें किन के कौन कौन सा वर्ड जो है फायर के लिए यूज किया गया है, मतलब फायर के सेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और कौन कौन सा वर्ड जो है आइस के सेंस को रिप्रेजेंट करेगा इन द व्यू ऑफ पोएट। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, cruelty, lust, L-U-S-T, lust, and avarice, A-V-A-R-I-C. Whereas ice stands for insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity, and hatred. Okay, these are the simply you can say these are the synonym of the word fire and ice in the view of frost. Another question is, what is the rhyme scheme of the poem? अभी मैंने बताया कि राइम स्कीम, पहले पढ़ाते समय मैंने बता रखा था कि राइम स्कीम पोयम में क्या है। तो पोयम में राइम स्कीम क्या है बताया था ना, A B C B C B, ये राइम स्कीम था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोयम। मतलब ये जो है कैसे पोयम में कंट्रास्टिंग आइडियाज को लाने में हेल्प कर रहा है ये राइम स्कीम। तो हम लोग देखेंगे कि द पोएट हैज यूज्ड द राइमिंग ब्यूटीफुली टू ब्रिंग अबाउट कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोयम। He has used the ideas of two groups who believed that the world would come to a catastrophic CATASTROPHIC। आप लोग कहीं पर भी ये कंफ्यूज नहीं होना, मैं जहां पर कंफ्यूजन वाला वर्ड है उसका स्पेलिंग भी बोल दे रहा हूं। Catastrophic end either as a result of fire or ice, full stop देकर simultaneously कमा देकर he portrays these two essential components as features of destructive human emotions, desire and hatred, full stop। Just like fiery desires and icy hatred can cause damage to an individual in an irreparable manner, fire and ice can lead the world at the verge of chaos and thus apocalypse, APOCALYPSE, अपोकलाइप्स। और इस तरह से हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पोयम। ओके, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क द क्वेश्चन।